मोनिका, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने पारिवारिक रामपुर में। और यहाँ पर आज कल हमने रीतिकाल शुरू किया था अनिल जी, और आज हम रीतिकाल के प्रवर्तक, क्योंकि काफी विवाद है, काफी डिबेट है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हम इससे शुरू करेंगे। किसी कारणवश आप लोगों को इवेंट नहीं दिख रहा होगा, ठीक है? अब इवेंट दिख रहा होगा और क्लास भी शुरू हो चुकी है, तो कभी कभी रिफ्रेश वगैरह कर लिया करो, ठीक है, एप्लीकेशन को। चलो, हाँ जी, हमने कल किया था रीतिकाल को शुरू, और रीतिकाल के कुछ अर्थ को समझने का प्रयास किया था कि रीतिकाल एग्जैक्टली क्या मीनिंग रीतिकाल की होती है, रीतिकाल से क्या संबंध, किसका संबंध है। तो जैसे अभी तक हमने आदिकाल देखा, भक्तिकाल देखा, अब हमने रीतिकाल को देख रहे हैं। तो हमने इसके अर्थ को समझने का प्रयास करा, और वहां पर हमने जाना कि भाई रीति का मतलब होता है परिपाटी, पद्धति, एक ऐसा सिस्टम जो शुरू से चलते चला आ रहा हो। जैसे अगर हम बात करें तो भक्ति काल के बाद में अब भक्ति से मन मोह जो है भंग होने लगा, और यहाँ पर ऐसा लगने लगा कि कुछ नहीं है, इन सब चीजों में कुछ नहीं धरा। सामंतवादी जीवन में विश्वास होने लगा, बिलीव होने लगा। और जब सामंती जीवन में विश्वास होगा तो सीधी सी बात है, जिनके तुम दरबार में रहते हो उनकी तुम क्या करोगे, उनकी प्रशंसाएं करोगे। जिस तरीके से आज का मीडिया, कई बार आप देखते होंगे तो मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, बट वो अपनी उस कार्य को नहीं कर रहा है जिसको उसे करना है, राइट, जिसको उसे सौंपा गया है। तो ठीक उसी प्रकार से यदि साहित्यकार का अर्थ समझने का प्रयास किया जाए तो साहित्यकार का अर्थ होता है कि भाई साहित्य के को दिखाते हुए चले, समाज की जो भी चीजें हैं उनको परिलक्षित करते हुए चले, और साथ ही साथ उनके सॉल्यूशन की भी बात करें। परंतु साहित्य यहाँ अलग ही दुनिया में था, है ना। यहाँ पर क्या है, दरबार जिसके दरबार में रह रहे हो उसकी प्रशस्ति, उसकी चाटुकारिता, उसके यौवन, श्रृंगार, रानियों आदि की प्रशंसा करना ही साहित्य का धर्म रह गया था, ठीक है। तो इसमें आप लिखे रीति काल के प्रवर्तक, रीति काल के प्रवर्तक, यहाँ पर विवाद है किसको माना जाए। प्रवर्तक का मतलब आप समझ रहे होंगे, डेट है आज 12। जी, लिखे इसमें। हमने कल देखा था कि रीति काल में भी कई प्रकार के काव्यों को रखा गया है, जैसे रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति इतर, कई प्रकार की चीजें हैं, ठीक है। लिखे इसमें। रीति काल के प्रवर्तक के बारे में विद्वानों में अनेक मतभेद हैं। रीति काल के प्रवर्तक यानी जो जिसने शुरू किया, कहां से मानी जाए इसकी रचनाओं को, शुरुआती रचना किसने की, इसमें काफी मतभेद है। लिखे रीति काल के प्रवर्तक के विषय में विद्वानों में कई प्रकार के मतभेद हैं। प्रवर्तक का मतलब होता है जो किसी चीज को शुरू करता है, ठीक है मिहिर। जैसे आविष्कारक उस चीज को शुरू करे, तो जो जिस पद्धति को, जो जिस चीज को शुरू करता है उसको प्रवर्तक कहा जाता है, ठीक है। लिखे कि हाँ, कल क्लास हुई थी संगीता जी, कल 1 बजे क्लास थी। ओके, एक ही बजे थी ना, हाँ कल 1 बजे क्लास थी, संडे को 1 बजे क्लास थी।
क्या है? मतभेद है। लिख लिया? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, नाम लिखेंगे इनका। आचार्य एक मिनट, लिखेंगे इसमें। बोर्ड का दिक्कत हो जाता है कई बार ना, बोर्ड हैंग है। हालांकि हम फिर लिखवा ही लेंगे, है ना, बोर्ड का क्या करें मतलब। लिखे इसमें, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में कृपाराम जी को, रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में कृपाराम जी को माना जाना चाहिए। कृपाराम जी को माना जाना चाहिए, जिन्होंने जिन्होंने 1571 में जिन्होंने 1571 में हित तरंगणी, जिन्होंने 1571 में हित तरंगणी नामक ग्रंथ की रचना की, हित तरंगणी नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें जिसमें उन्होंने जिसमें उन्होंने रस निरूपण, जिसमें उन्होंने जिसमें उन्होंने रस निरूपण को आधार बनाते हुए ग्रंथ को रचा, रस निरूपण को आधार बनाते हुए ग्रंथ को रचा।
चलिए आगे। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार, कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में, कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में कृष्ण काव्य भक्ति, कृष्ण काव्य भक्ति के, कृष्ण काव्य भक्ति के कवि नंददास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना जा सकता है। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक कृष्ण काव्य भक्ति के प्रमुख कवि नंददास को माना जा सकता है, जिन्होंने 1560 में, जिन्होंने 1560 में रसमंजरी नामक, जिन्होंने 1560 में रसमंजरी नामक पुस्तक लिखी। रसमंजरी नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में केशवदास को माना जाना चाहिए, जिन्होंने कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में केशवदास को माना जाना चाहिए, जिन्होंने 1601 में जी, कल भी क्लास हुई थी भाई, कल भी क्लास हुई थी, ठीक है। जिन्होंने 1601 में कवि प्रिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक, जिन्होंने 1601 में कवि प्रिया नामक पुस्तक की रचना की, नामक पुस्तक की रचना की। ठीक है, 1 बजे ही थी संगीता कल की क्लास भी, ठीक है, 1 ही बजे थी, और वहां पर रीतिकाल की कुछ पृष्ठभूमियों को जाना, आप देख लेना जाकर। नेक्स्ट पैरा, दूसरा पैरा से लिखेंगे। इन मान्यताओं में भी डॉक्टर नगेंद्र और रामचंद्र शुक्ल, इन मान्यताओं में भी डॉक्टर नगेंद्र और रामचंद्र शुक्ल में मतांतर है। में मतांतर है, किस किस में? डॉक्टर नगेंद्र और रामचंद्र शुक्ल भी यहाँ पर अलग ही कहानी कह रहे हैं। डॉक्टर नगेंद्र और शुक्ल अलग ही कहानी कह रहे हैं।
चले, डॉक्टर नगेंद्र के मत के अनुसार, या पहले आचार्य शुक्ल का लिखे, आचार्य शुक्ल के मतानुसार, आचार्य शुक्ल के मतानुसार केशवदास का रचनाकाल, केशवदास का रचनाकाल चिंतामणि से लगभग 50 वर्ष पूर्व का है। चिंतामणि का रचनाकाल केशवदास से क्या है, केशवदास का रचनाकाल चिंतामणि से लगभग 50 वर्ष पूर्व का है। किंतु फिर भी शुक्ल जी चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक मान रहे हैं। किंतु फिर भी शुक्ल जी चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक मान रहे हैं। इस मान्यता के पीछे इस भाई जो पहले आया वो होना चाहिए प्रवर्तक। जब तुम खुद ही कह रहे हो, शुक्ल जी खुद ही कह रहे हैं केशवदास पहला है और चिंतामणि बाद में, पर ये चिंतामणि कह रहे हैं कि इसका काव्य का जो रीति काव्य है उसका प्रवर्तक होगा चिंतामणि। तो लिखेंगे इसमें कि अपने इस मत के पक्ष में, अपने इस मत के पक्ष में शुक्ल जी कई तर्कों को प्रस्तुत करते हैं। शुक्ल जी कई तर्कों को प्रस्तुत करते हैं। वो कविता कुछ इशू था, इवेंट तो बना था, कुछ इशू के कारण नहीं दिख रहा था। मैंने कल क्लास के बाद भी ही बनवा दिया था। कोई इशू हो सकता है एप्लीकेशन में हो, ठीक है, मैंने देखा था तो बना था, है ना। अभी फिर देखा तो यहाँ पर जब आई तो नहीं था, दिखाया नहीं जा रहा था, तो इसीलिए मैंने मैसेज भी करा वहां पर, ठीक है। चलो तो कुछ मत प्रस्तुत करते हैं। मत क्या है, देखो उनको पता है शुक्ल जी को कि भाई चिंतामणि इससे बाद में आया है केशवदास से, तो ऑब्वियसली समय के अनुसार अगर देखे तो केशवदास को होना चाहिए था। पर ये कह रहे हैं कि रुको मैं तुम्हें अभी तर्क देता हूँ, रीजन देता हूँ क्यों नहीं है। सबसे पहले लिखो केशवदास अलंकारवादी आचार्य थे। केशवदास अलंकारवादी आचार्य थे। केशवदास कैसे आचार्य हैं, अलंकारवादी आचार्य। आगे की परंपरा रीतिकाल में आगे की परंपरा रसवादी रही है, ना कि अलंकारवादी। रसवादी रही है न कि अलंकारवादी। यदि चिंतामणि की रचनाओं को देखा जाए, यदि चिंतामणि की रचनाओं को देखा जाए
तो वह रसवादी रचनाएं हैं। तो वह रसवादी रचनाएं हैं। केशवदास अलंकारवादी रचनाकार थे। रीतिकाल में आगे की परंपरा रसवादी रही है। तो यदि चिंतामणि की रचनाओं को देखा जाए तो वह रसवादी रचनाएं रही हैं, या उन्होंने रसवादी परंपरा का अनुकरण किया है। अतः वहीं से रीतिकाल की परंपरा शुरू होती है। अतः चिंतामणि से रीतिकाल की परंपरा की शुरुआत मानी जा सकती है। अतः चिंतामणि से रीतिकाल की परंपरा की शुरुआत मानी जा सकती है। अतः चिंतामणि से रीतिकाल परंपरा की शुरुआत मानी जा सकती है। आगे लिखेंगे, दूसरा तर्क इन्होंने यह दिया, सेकंड तर्क, एक अन्य तर्क के अनुसार रामचंद्र शुक्ल, एक सेकंड पैरा, सेकंड लाइन, सेकंड पॉइंट, जो भी आप लिखे, एक अन्य तर्क के अनुसार रामचंद्र शुक्ल ने, एक अन्य तर्क के अनुसार रामचंद्र शुक्ल ने यह माना है, यह माना है कि केशवदास की कविप्रिया चिंतामणि की रचनाओं से बहुत पहले आ गई। कि केशवदास की कविप्रिया चिंतामणि की रचना से बहुत पहले आ गई। बोर्ड नहीं चल रहा है ये वाला ना। केशवदास की कविप्रिया चिंतामणि से काफी पहले आ गई, किंतु उनके बाद के कवियों में, परंपराओं का निर्वहन लगातार नहीं किया गया। परंपराओं का निर्वहन लगातार नहीं किया गया। अतः चिंतामणि के, भाई बता दो क्लास रुक रही है क्या किसी की? बताना, विक्रम की क्लास रुक रही है, बता दो।
और किसी क्लास नहीं रुक रही है? ओके ओके ओके, चलिए। तो मैंने क्या बताया आपको? हाँ, परंतु चिंतामणि के बाद, चिंतामणि के बाद उनकी परंपराओं का निर्वहन निरंतर गति से किया गया, निरंतर गति से किया गया। अतः अतः रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में, अतः रीतिकाल के प्रवर्तक के रूप में रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि को स्थापित करते हैं। रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि को स्थापित करते हैं। ठीक है, दूसरा पैरा बदलेंगे। चिंतामणि की स्थापना हो गई, क्यों हुई? रामचंद्र शुक्ल ने 2-3 तर्क दे दिए, भाई ऐसे ऐसे है, क्योंकि रीति का तो मतलब ही है रीति। अब रीति चल नहीं रही है तुम्हारी, है तो कोई कवि तुम्हारा निर्वहन नहीं कर रहा है तुम्हारी रीतियों का, जो तुमने परिपाटी शुरू करी, मान लिया अलंकार की, ठीक है, तो उसे कोई लेके नहीं चल रहा है, तो तुम कैसे होगे प्रवर्तक? प्रवर्तक तो वो है जिसको आगे फॉलो करते हुए उसके कुछ फॉलोवर्स चले। दूसरी बात कहते हैं कि यहाँ पर जो रीति है उसकी रचनाएं होनी चाहिए रस भरी, रसवादी। तुम अलंकारों की बात कर रहे हो, सज्जा पर ध्यान दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आगे लिखे, यदि अगले पैरा से, यदि डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल के तर्कों से असहमत है, डॉक्टर नगेंद्र आचार्य शुल्क के मतों से असहमत हैं एवं उनके मतों का खंडन करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल के तर्कों से असहमत हैं एवं उनके मतों का खंडन करते हैं, एवं उनके मतों का खंडन करते हैं, एवं उनके मतों का खंडन करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र शुक्ल के तर्कों के विरुद्ध, डॉक्टर नगेंद्र शुक्ल के तर्कों के विरुद्ध अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए, शुक्ल के तर्कों के विरुद्ध अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, डॉक्टर नगेंद्र शुक्ल के तर्कों के विरुद्ध अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, पहला, डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काव्य के रसवादी होने से डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काव्य के रसवादी होने से असहमति नहीं जताई कि भाई मुझे ये एक्सेप्ट है कि वो रसवादी परंपरा है, ओके। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काव्य के
रसवादी होने से असहमति नहीं जताई, परंतु परंतु यह बात भी उतनी ही सत्य है, परंतु यह बात भी उतनी ही सत्य है कि केशवदास की केशवदास संकीर्ण रूप से केशवदास संकीर्ण रूप से केशवदास संकीर्ण रूप से कि केशवदास संकीर्ण रूप से अलंकारवादी नहीं थे। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, मैं इस चीज को मानता हूं कि रीति काव्य धारा में जो कविताएं आएंगी वो रसवादी होंगी, पर मैं ये भी इस चीज को भी मैं एक्सेप्ट नहीं करता जो तुम कह रहे हो कि वो केवल अलंकारवादी कवि थे और कोई संकीर्णता नहीं थी उनके अंदर। ही वॉज नॉट नैरो माइंडेड अबाउट द अलंकार, वो बहुत व्यापक स्तर पर अलंकारों का प्रयोग करते थे और साथ ही साथ उनका जो ये अलंकारवाद है ये रसवाद से भी उतना ही ज्यादा मेलजोल करता है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि भाई ये बात जरूर है कि मतलब वो रीति काव्य में रसवादी परंपरा है, ये बात अलग है। और ये भी उन्होंने कहा कि पर मैं इससे भी मतलब ये कहता हूं कि अलंकारवादी ही वो थे। तो लिखिए कि व्यापक अर्थों में केशवदास का अलंकारवाद ही व्यापक अर्थों में केशवदास के अलंकारवाद को ही डॉक्टर नगेंद्र ने व्यापक अर्थों में केशवदास के अलंकारवाद को ही डॉक्टर नगेंद्र ने रसवाद का समर्थक बताया है। व्यापक अर्थों में अलंकारवाद को ही डॉक्टर नगेंद्र ने रसवाद का समर्थक बताया है। आगे लिखेंगे दूसरा, दूसरा दूसरा तर्क ये दिया कि यह सत्य है कि लक्षण ग्रंथों, कल बताया था लक्षण ग्रंथ आपको, ठीक है, लक्षण ग्रंथों का क्या मतलब है, जो संस्कृत से ब्रज में कन्वर्ट हो रहे थे। यह सत्य है कि लक्षण ग्रंथों बोलिए, बोर्ड बंद ही हो गया।
यह सत्य है कि लक्षण ग्रंथों की परंपरा लगातार रूप से लक्षण ग्रंथों की परंपरा लगातार रूप से केशव दास के साथ शुरू नहीं हुई। लगातार रूप से केशव दास के साथ शुरू नहीं हुई। इस परंपरा में लगातार प्रवाह इस परंपरा में लगातार प्रवाह 1650 ईस्वी के आसपास दिखना शुरू हुआ। इस परंपरा में लगातार प्रवाह 1650 ईस्वी के आसपास दिखना शुरू हुआ। इसमें न तो केशवदास जी का कोई दोष है, इसमें न तो केशवदास जी का कोई दोष है और न ही चिंतामणि की कोई योग्यता। चिंतामणि की कोई योग्यता, फुल स्टॉप। इसमें कवि रुचि के अनुसार चिंतामणि के समय तक आते आते इसमें कवि रुचि के अनुसार चिंतामणि के समय तक आते आते रस का प्रवाह लगातार होते गया, जिसके कारण इसे केशवदास का दोष मानकर उन्हें रीति काव्य के प्रवर्तक पद से खारिज कर देना, रीति काव्य के प्रवर्तक पद से खारिज कर देना सही नहीं है। लिखिए आगे। पैरा चेंज करेंगे। उपरोक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है। उपरोक्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि
सैद्धांतिक रूप से कि सैद्धांतिक रूप से केशवदास को रीति काव्य का, सैद्धांतिक रूप से केशवदास को रीति काव्य का प्रवर्तक माना जाना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से केशवदास को सैद्धांतिक रूप से केशवदास को रीति काव्य का प्रवर्तक माना जाना चाहिए, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल की माने, परंतु यदि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की माने तो रीति काव्य की परंपराओं का निर्वहन करने, तो रीति काव्य की परंपराओं का निर्वहन करने में वास्तविक विकास चिंतामणि जी के द्वारा, वास्तविक विकास चिंतामणि के द्वारा या चिंतामणि के बाद हुआ है, चिंतामणि के बाद हुआ है। अतः चिंतामणि ही, अतः चिंतामणि ही रीति काव्य के प्रवर्तक, अतः चिंतामणि ही रीति काव्य के प्रवर्तक माने जा सकते हैं। ठीक है, तो हमें दोनों को देख के चलना होगा और दोनों के अकॉर्डिंग हम दोनों को ही यहां पर ना नकार सकते ना स्वीकार सकते। चलो अगला हेडिंग डाल लो, रीतिबद्ध काव्य धारा। हमने जो कल एक डायग्राम बनाया था उसको थोड़ा सा खोल लेना। रीतिबद्ध काव्य धारा, रीतिबद्ध काव्य धारा। अब आपको कल बताया था कि भाई रीतियों में बंध के, यानी कि जो 100% वही दरबारियों की चाटुकारिता करे और उसमें बंध कर ही अपने काव्य की रचना करे, उसको रीतिबद्ध काव्य धारा कहा गया। जब इन शासकों का मन करा कि हम भी कुछ पढ़े, हम भी शास्त्रों की शिक्षा को ग्रहण करें, पर हमारे पास तो उतना समय है नहीं, समय तो था नहीं, तो कोई ऐसा आदमी लाया जाए जो हमें ये सब पढ़ के सुना दे। और पढ़ के सुनाए तो संस्कृत पल्ले पड़ती नहीं है, ना इतना विवेक है, ना धैर्य है, ना बुद्धि है कि उस चीज को जो है समझ सके। तो उसके लिए फिर क्या किया कि भैया तुम ऐसा करो, तुम हमें ट्रांसलेट करके दे दो, है ना, तुम हमें क्या करके दे दो, ट्रांसलेट करके दे दो ब्रज भाषा में, जो हम अच्छे से समझ सके। और उन्होंने कहा कि देखो ज्यादा अच्छा समझाने के लिए कुछ कविताएं अगर हम लिख दें तो कहा कविताएं लिख दो, ये और बढ़िया हो जाएगा। कविताओं को सहज और सरल भाषा में हमें प्रस्तुत कर दो हमारे सामने, हमारी समझ में बात आ जाएगी। ठीक है, पहला चलिए रीतिबद्ध काव्य धारा लिखो, हेडिंग रीतिबद्ध काव्य धारा, हेडिंग नंबर 1। उसमें लिख लो कि भाई आज तो ना बोर्ड ऐसे ही हो गया बस, खैर कोई बात नहीं। चलो
रीतिबद्ध काव्य धारा, इसमें सबसे पहला लिखो लाइन कि रीतिबद्ध काव्य धारा रीतिकाल की एक विशिष्ट काव्य धारा के रूप में स्थापित। रीतिबद्ध काव्य धारा रीतिकाल की एक विशिष्ट काव्य धारा के रूप में स्थापित है। ठीक है, विशिष्ट काव्य धारा के रूप में स्थापित है। लिखे, इस धारा के कवियों ने इस धारा के कवियों ने इस समय उपस्थित इस धारा के कवियों ने इस समय उपस्थित धनिकों, यानी कि जो धनवान थे, नहीं नहीं एक ही है शिवानी जी, एक ही तो है। रीतिबद्ध काव्य, रीतिबद्ध काव्य धारा माने एक ही तो है। काव्य यानी कविताएं, रीतिबद्ध कवि अगर मैं कहूं तो उनमें कवियों का नाम आ जाएगा। रीतिबद्ध काव्य कहूं तो वो पूरी काव्य रचनाएं आ जाएंगी। काव्य धारा कहे तो इट्स अ काइंड ऑफ स्ट्रीम, पूरी चीज एक ही चीज। आपको शुरुआत वाला शब्द याद रखना है, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति इतर, ये आपको नाम याद रखने हैं एक ही। तो पता नहीं क्या कह रही थी मैं। इस काल के धनिकों, शासकों, इस काल के धनिकों, शासकों एवं सामंतों हेतु कुछ लक्षण ग्रंथों की रचना करी। कुछ लक्षण ग्रंथों की रचना करी। भाई आज ना मेरे को पीडीएफ भेज देना, कोई एक स्टूडेंट मेल कर देना, क्योंकि वो लगवानी पड़ती है ना पीडीएफ। अब यहाँ तो हिसाब बना नहीं हमारा आज, है ना। खैर, क्या रिपीट करना था अभिषेक जी? अब तो गया। अब भाई अभिषेक जी की मदद करो, कोई दूसरा बच्चा। इस काल के में क्या हुआ, इस काल के कवियों ने क्या करा, धनिकों, सामंतों और शासकों हेतु या के लिए कुछ लक्षण ग्रंथों की रचना करी, जिसमें उन्होंने संस्कृत के ग्रंथों को सरल और सहज भाषा में रूपांतरित किया एवं ब्रज भाषा में प्रस्तुत करने के लिए उदाहरण स्वरूप कुछ लक्षण ग्रंथों की रचना की। उदाहरण स्वरूप कुछ लक्षण ग्रंथों की रचना की। इसी काव्य धारा को लक्षण ग्रंथ परंपरा के नाम से भी जाना जाता है। इसी काव्य धारा को लक्षण ग्रंथ परंपरा के नाम से भी जाना जाता है। आगे लिखे, रीतिकाल में दरबार में रहने वाले कवि जो दरबार पर ही आश्रित थे,
बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। जिन्होंने जिन्होंने आत्मज्ञान प्रदर्शन, जिन्होंने आत्मज्ञान प्रदर्शन या जिन्होंने आत्मज्ञान प्रदर्शन या काव्य रसिकों को ज्ञान देने हेतु या काव्य रसिकों को ज्ञान देने हेतु इस काव्य की रचना की, यानी कि लो इसी में पड़े रहो दरबार में और सिर्फ इन्हीं के गुणगान गाते रहो, इन्हीं की प्रशंसा करते रहो। इन्होंने काव्य रसिकों को ज्ञान देने हेतु या फिर राजाओं के लिए इन्होंने इस तरीके की प्रशंसा करी, रचना करी। रीतिबद्ध काव्यधारा में केशवदास, चिंतामणि, भिकारीदास, पद्माकर आदि कवियों का प्रमुख स्थान है। आगे लिखेंगे, परंपरा का प्रवर्तन, रीतिबद्ध काव्यधारा परंपरा का प्रवर्तन, हिंदी साहित्य में लिखे, हेडिंग क्या डाली, रीतिबद्ध काव्यधारा परंपरा का प्रवर्तन, यानी शुरुआत कहां से होती है। हिंदी साहित्य में रीति ग्रंथों की परंपरा को, हिंदी साहित्य में रीति ग्रंथों की परंपरा को चिंतामणि से शुरू माना जाता है। चिंतामणि के आगे लिख लेंगे 1643, चिंतामणि के आगे लिख लेंगे 1643, चिंतामणि के ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे 1643। हालांकि चिंतामणि से 1643 से शुरू माना जाता है, हालांकि इससे पूर्व केशवदास की कविप्रिया, हालांकि इससे पूर्व केशवदास की कविप्रिया ब्रैकेट में 1601, हालांकि इससे पूर्व केशवदास की कविप्रिया ब्रैकेट में 1601 से लक्षण ग्रंथों की शुरुआत हो चुकी थी, से लक्षण ग्रंथों की शुरुआत हो चुकी थी। लक्षण ग्रंथों की शुरुआत हो चुकी थी। केशवदास ब्रैकेट वो लगा के फुल स्टॉप, केशवदास के बाद
लगभग लगभग 40 वर्षों तक, केशवदास के बाद लगभग 40 वर्षों तक किसी अन्य कवि ने, किसी, यही तो एक ड्रॉबैक हो गया बेचारे केशवदास का। इसमें केशवदास की क्या गलती जब कोई लिख नहीं रहा है तो क्योंकि कोई भी रीति होगी, कोई भी परंपरा, उसका निर्वहन किया जाएगा ना। हमारे घर में अगर हल्दी लगती है, हमारे घर में अगर जो दूल्हा आता है वो घोड़ी पे बैठता है, तो अगर इसको 2-4 दूल्हों को 20 साल तक नहीं बिठाया जाए तो 30वें साल वाला नहीं बिठाएगा, भूल जाएगा। तो रीति थोड़ा हुई फिर, वो तो डिसकंटिन्यू हो गई है ना। अगर बैठता रहेगा तो कंटिन्यू रहेगी, सीधी सी बात है। कोई भी रीति हो उसको कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू करने का यही तरीका है। 40 साल तक कोई लिख ही नहीं रहा है ना। इसके बाद लगभग 40 वर्षों तक किसी अन्य कवि ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की। किसी अन्य कवि ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की। ठीक है, फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे। साथ ही केशवदास ने संस्कृत आचार्यों का अनुसरण किया। साथ ही, क्योंकि वो तो लक्षण ग्रंथ रच रहा है अकेला बैठा बैठा, साथ ही केशवदास ने संस्कृत आचार्यों का अनुसरण किया एवं चिंतामणि और अन्य कवियों ने, चिंतामणि और अन्य कवियों ने संस्कृत आचार्यों की अनुदित रचनाओं, संस्कृत आचार्यों की अनुदित रचनाओं का अनुसरण किया। यानी वो जो रच के गए ग्रंथ वो उनका वो कर रहे हैं और सालों साल कर रहे हैं, अनुदित रचनाओं का अनुसरण किया। इसलिए आचार्य शुक्ल चिंतामणि से ही, इसलिए आचार्य शुक्ल चिंतामणि से ही रीति काव्य की शुरुआत मानते हैं, या रीतिबद्ध काव्य की शुरुआत मानते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि डॉक्टर नगेंद्र चिंतामणि के स्थान पर केशवदास को ही रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक मानते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि डॉक्टर नगेंद्र चिंतामणि के स्थान पर केशवदास को ही रीति परंपरा का प्रवर्तक मानते हैं।
का प्रवर्तक मानते हैं। अब बताइए, बोर्ड चल नहीं रहा है, कितना पेज हुआ है? अब मैं कुछ लिखूं, ड्रॉ करूं, इस पे दिखाऊं? जी, कितना पेज हुआ है? हम्म, बताना। क्लास तो चल रही है ना, क्लास में बंद हो गई। हाँ जी।